जब भी फॉसिल फ्यूल जैसे कि पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस बर्न किए जाते हैं, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, वो इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। ग्रीन हाउस गैस हमारे वातावरण में गर्मी को ट्रैप करके रखती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले से ही औसत वैश्विक तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है, और अगर ये तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है तो दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस, स्पीसीज एक्सटिंक्शन होने के साथ साथ फूड स्केर्सिटी, वर्सनिंग हेल्थ एंड पॉवर्टी का खतरा भी बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज जो डिस्ट्रक्शन का विस्तार हुआ है और डिजास्टर्स की तीव्रता बढ़ी है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के सामने एक पॉलिसी एंड मॉरल डायलेमा लाकर खड़ा कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित चौहान और स्वागत है आप सभी का द एस्पिरेंट्स क्लब में। सो व्हाट दिस डायलेमा इज ऑल अबाउट। भारत सरकार के पास आत्मनिर्भरता मतलब कि सेल्फ सफिशिएंसी की अपनी अनिवार्यताएं हैं, और इस कंटेक्स्ट में चुनौती यह है कि एक्सपोर्ट प्रायोरिटीज को फिर से कैसे रिडिफाइन किया जाए, जब लगभग 85% फॉसिल फ्यूल्स अभी भी इंपोर्ट किया जाता है। इस प्रकार डिमांड सप्लाई के गैप को ब्रिज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस द्वारा उठाए जा सकने वाले विभिन्न उपायों पर गौर करने की आवश्यकता है। पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि कैसे एंड व्हाट आर द इश्यूज विच आर रिलेटेड टू क्रूड ऑयल मैनेजमेंट। So what is the first issue? The first issue is balancing environment with extraction of natural resources. Indian oil and gas industry leaders को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है कि कैसे वो चेंजिंग एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हुए फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन में कमी की प्रतिबद्धता पर भी कायम रहना है। सेकेंड इशू इज रिलेटेड टू इम्पोर्ट डिपेंडेंस। भारतीय अर्थव्यवस्था फॉसिल फ्यूल पर निर्भर है और इस निर्भरता का कोई स्पष्ट अंत दिखाई नहीं दे रहा है। भारत अपनी क्रूड ऑयल की ज़रूरतों का लगभग 85% इंपोर्ट करता है और अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार की अस्थिरता से भी काफ़ी हद तक प्रभावित रहता है, और इसमें भी एक बड़ा हिस्सा जो कि मिडल ईस्ट से आता है, प्रीडोमिनेंटली सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक से, जो आज की डेट में गहरे राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल का सामना कर रहे हैं, और हमें यह भी नहीं पता कि हमारी आपूर्ति लाइनें कब डिसरप्ट हो सकती हैं। तीसरा इशू है विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोरेशन। हाल के दिनों में केवल कुछ प्रमुख कमर्शियल डिस्कवरीज हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोरेशन इन मिनरल रिसोर्सेज, क्योंकि अधिकांश रिसोर्सेज कॉम्प्लेक्स इंडियन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड डिफिकल्ट टेरेन में स्टोर्ड हैं, जैसे कि हिमालयन फुटहिल्स और डीप वाटर्स में, जिन्हें खोजना मुश्किल है, और लागतें अक्सर इतनी अधिक होती हैं कि ऑयल डिस्कवरी प्रोड्यूसर्स के लिए कमर्शियली वाइबल नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। इन 2019 दीज स्ट्रक्चरल चैलेंजेस आर ब्रॉट बाय द कोविड-19 पेंडेमिक। डिमांड ऑफ ऑयल एंड गैस इज रिलेटिवली प्राइस इनएलास्टिक, मतलब जो आपकी डिमांड है ऑयल एंड गैस की, वो जल्दी से बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होती है, बट काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव रहती है टू द शिफ्ट इन ट्रेंड्स रिगार्डिंग इनकम, फिस्कल स्टिमुलस, टैक्स इंसेंटिव एंड अदर इकोनॉमिक ड्राइवर्स। ये सभी कारण डिसाइडर्स रहने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स। जैसे कि अगर आप देखें 2019 के मुकाबले 2020 में लगभग ऑयल की डिमांड जो है 10% तक कम हुई थी, वहीं पे 2021 में यह डिमांड 12% तक बढ़ी है, विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द वी शेप्ड रिकवरी। इसके साथ साथ और क्या क्या स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज हो जाएगा आपका रिफाइनिंग ऑपरेशंस एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जिसको शॉक लगा था फ्रॉम डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। अनसर्टेन कस्टमर बिहेवियर इज द न्यू नॉर्मल, मतलब आज की डेट में कस्टमर्स बिहेवियर आर गेटिंग अनसर्टेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और इसका मेन कारण है माइक्रो मार्केटिंग,
द थर्ड स्ट्रक्चरल चैलेंज इज लिमिटेड क्रूड प्राइस स्टेबिलिटी। देखिए, आप सभी को पता है जियोपॉलिटिक्स की वजह से और यूएस सैंक्शंस की वजह से काफ़ी बार क्रूड प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाती है। जैसे कि आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा जब कि वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगे थे, फिर उसके बाद ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, देन रशिया पे भी नेचुरल गैस से रिलेटेड काफ़ी सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। तो इस टाइप की चीज़ें स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हमारे सामने पैदा कर देती हैं। अब डिस्पाइट बीइंग विद सो मैनी इश्यूज, इंडिया कैन कम ओवर दिस डायलेमा बाय रेजिंग इट्स एफिशिएंसी and its choice of tool and a very well planned blueprint so that we can deploy our resources in the most effective and eco-friendly manner. So what could be the way forward for this? First thing, we need to rationalize domestic exploration. भारत को एक्सप्लोरेशन को तेज करके अपने इंडिजिनस पेट्रोलियम रिसोर्सेज को हार्नेस करना चाहिए और साथ साथ इसमें इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज का भी प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन की अपनी चुनौतियां हैं। तो रिसोर्सेज को रैशनलाइज करके ऐसी जगह पे तैनात किया जाना चाहिए जहां एक्सप्लोरेशन को ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ किया जा सके। सेकंड, आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा यहाँ पे टू इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अब ONGC जैसी कंपनियों को अपने एक्सप्लोरेशन फील्ड की प्रोडक्टिविटी में सुधार के लिए और अधिक संसाधन एलोकेट करने चाहिए। अभी भारत में एवरेज ऑयल रिकवरी रेट है 28%, यानी खोजे गए प्रत्येक 100 मॉलिक्यूल्स में से केवल 28 का ही मोनेटाइजेशन होता है, जबकि सिमिलर जियोलॉजिकल एरियाज में ग्लोबल एवरेज अराउंड 45% है। मतलब बाकी देश जैसे कि चाइना, जैसे कि जापान, USA, रशिया, ये सब अपने 100 मॉलिक्यूल्स में से 45% का मोनेटाइजेशन कर पा रहे हैं। और यहीं पर हम एनहेंस्ड ऑयल रिकवरी दैट इज EOR टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नाउ थर्ड वे फॉरवर्ड कैन बी नीड फॉर कंटिजेंसी प्लान। भारत के पास वर्तमान में 12 दिनों के आयात के बराबर स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। सरकार ने इस बफर स्टॉक को बढ़ाकर 25 दिनों तक करने की योजना को मंजूरी दे दी है। इफ वी कंपेयर इट विद चाइना, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया एंड जापान, उनके पास लगभग अपनी आपूर्ति के लिए 70 से 100 दिनों के बीच का भंडार है। इसका मतलब भारत से लगभग 3 या 4 गुना ज्यादा उनके पास अपने रिजर्व्स का रिलेटिव स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हो जाते हैं। Searches for alternatives. These companies should be encouraged to look beyond hydrocarbons to build a green energy enterprise और अन्य विकल्पों जैसे कि मेथनॉल बेस्ड इकोनॉमी, बायोमास और इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। फॉसिल फ्यूल कंपनीज भारी प्रदूषक बनी हुई हैं, जबकि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी और एफिशिएंसी के लिए बड़े पैमाने पर अपने एनर्जी रिसोर्सेज को स्विच करने की आवश्यकता है। आज की तारीख में लोगों की नज़रों में ऊपर उठने के लिए काफ़ी सारी कंपनीज झूठे एडवर्टाइजमेंट कैंपेन का सहारा ले रही हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख पाएंगे 2019 में, जब ब्रिटिश पेट्रोलियम, जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ BP, उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे। उसमें उन्होंने दिखाया कि क्लीनर नेचुरल गैस में ये लोग डील करते हैं, जबकि एडवर्टाइजिंग फोकस थी ऑन क्लीन एनर्जी। वास्तव में BP के वार्षिक खर्च का 96% से अधिक अभी भी तेल और गैस की तरफ होता है। इसका मतलब कंपनी अपने झूठे विज्ञापनों से ग्राहक को गुमराह कर रही थी। और यह निश्चित रूप से सिर्फ एक BP ही नहीं, ये एक इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है। अब इसमें कंक्लूजन क्या हो सकता है? IPCC ने चेतावनी दी है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है तो फॉसिल फ्यूल एमिशंस को 11 वर्षों के भीतर आधा कर देना चाहिए। पर 2015 की रिपोर्ट में दुनिया की सरकारों ने कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए एक पेरिस डील साइन की थी। हालांकि
यूएनईपी की एक हालिया रिपोर्ट से यह पता चलता है, और ये यूएनईपी क्या है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक हालिया रिपोर्ट से यह पता चलता है कि विश्व स्तर पर हम 2030 तक कोयले, तेल और गैस की 2 गुनी से अधिक मात्रा का उत्पादन करने के ट्रैक पर हैं। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देना चाहते हैं तो उसके लिए अभी भी हमें काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। द डायलेमा, जिसे शुरुआती वक्त में रेफर किया गया था, विल बी द ईजियर टू रिजॉल्व इफ प्रायोरिटीज आर डेवलप्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ क्लीन एनर्जी। जैसे कि आप देखेंगे, बान की मून ने कहा था, वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू बी एबल टू एंड पॉवर्टी एंड द लास्ट जनरेशन दैट कैन टेक स्टेप्स टू अवॉइड द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। फ्यूचर जनरेशन विल जज अस harshly if we fail to uphold our moral and historical responsibilities.